आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि ओजी एल्गोरिथम है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, जो जिसका नाम है हायरार्कियल क्लस्टरिंग। ये सबसे पहले बना था क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब ये हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब एक ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए आपका फैमिली का केस लेते हैं। सबसे ऊपर आपके ग्रैंडफादर होंगे, देन आपके लिख के देख लेते हैं, ग्रैंडफादर, देन फादर, देन यू। ठीक है। अब हायरार्की भी दो टाइप की होती है। आप ऐसे बोल सकते हो ना कि आप सबसे छोटे हो, देन आपके फादर आपसे बड़े हैं, देन ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं। मतलब एक अपसाइड अप्रोच। ठीक है। बट आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं, देन फादर उससे छोटे हैं, आप सबसे छोटे हो। एक बॉटम अप्रोच। दो अप्रोच बन रही है इसमें। सेम हायरार्कियल क्लस्टरिंग में भी दो अप्रोच बनती है। तो इससे आप क्या समझते हो हायरार्कियल क्लस्टरिंग क्या होती है? ये क्लस्टरिंग तो करता है। क्लस्टरिंग मतलब वही क्लस्टर वगैरह बनाना जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। क्लस्टरिंग तो करता है, बट इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। एक हायरार्की को फॉलो करते हुए क्लस्टरिंग करता है। इन द सेंस ये है। ठीक है। अब ये दो टाइप से कर सकता है। मैंने जैसे आपको बताया हायरार्की दो टाइप से फॉलो होती है। एक तो बॉटम, सॉरी, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। इसको हटाते हैं। कुछ अब बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हायरार्की क्लस्टरिंग के। तो देखो, ये दो तरीकों से काम करता है। या तो ये ऐसे करेगा कि मर्ज करेगा स्मॉल क्लस्टर को टू फॉर्म बिग क्लस्टर, राइट। ठीक है। या तो एक और तरीका कर सकता है ये कि स्प्लिट करेगा बिग क्लस्टर टू फॉर्म स्मॉल क्लस्टर। ठीक है। जो मैंने आपको दो तरीके यही बताए। अब इसको नाम देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। देखो, इस वाली अप्रोच को क्या बोला जाता है? इस वाली अप्रोच को बोला जाता है आपका एग्लोमेरेटिव, या फिर इसको एक और नाम से बोल सकते हो आप, बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। यही आपका मेन है, बॉटम अप अप्रोच आपका। ठीक है, इसी को आपको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन दूसरा आपका होता है डिवाइसिव। इसका अगर नाम बोला जाए तो इसका नाम होगा टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ग्रैंडफादर, फादर एंड देन यू। और ये बॉटम अप यानी आप, आपके फादर, देन ग्रैंडफादर। इसको दूसरे केस में समझ लेते हैं। जनरल वर्किंग में आपको बताता हूँ एक तरह से कि मान लो आपके पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। आपने डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट की, जो भी मैथमेटिकल वगैरह किया, आपने क्या कर दिया, इन दो का क्लस्टर बन गया। ये आपके पहले के 2 पॉइंट्स का, पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी सी डी एंड ई। तो इन दो का क्या बन गया, क्लस्टर बन गया। तो अगले वाले स्टेप में आपके पास ए और बी इसके अंदर आ गए, बाकी सी डी ई अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है। ए और बी तो इसके अंदर आ गए, ए एंड बी, और सी डी ई अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये आपका स्टेप 1 था। देन स्टेप 2 में ऐसा हो गया। अभी कैसे होता है स्टेप, ये हम मैथमेटिकल के अंदर देखेंगे। देन मान लो स्टेप 3 में वापस कैलकुलेट वगैरह हुई चीजें, और इस बार आपके 2 क्लस्टर बन चुके हैं। ए बी तो इसी के अंदर है। ठीक है। और एक नया क्लस्टर बन गया सी डी, और ई आपका वैसे ही छूट गया, राइट। देन ऐसा करते हैं, एक और बार बन जाएगा यहाँ पे क्लस्टर। डिवाइसिव वाले को अलग ले लेते हैं। ठीक है, एक ऊपर यहाँ पे बनाते हैं। अगले बार वापस हो जाएगा यहाँ पे, एक क्लस्टर आपका ये बनेगा। ओके, ए बी तो इसी के अंदर है ही जो। ठीक है, ए एंड बी। सी डी का आपका ऑलरेडी था, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मान लो सी डी ई तीनों एक ही साथ आ गए। सी डी ई, सी डी ई। तो देखो,
एक एक करके वही चीजें, पहले आपके सारे पॉइंट्स अलग अलग थे, देन उसने इन दो को, उनको लगा ये दो मतलब उसको क्लोजेस्ट पॉइंट्स लगे एक दूसरे के, तो उसने इन दोनों का एक क्लस्टर बना दिया। अभी बाकी पॉइंट्स को उसने छुआ भी नहीं, सी डी अभी भी वैसी है। देन उसने वापस चेक किया, अब ये तो ऑलरेडी क्लस्टर हैं, तो उसने सी डी चेक किया, उसमें उसे लगा कि सी डी बहुत क्लोज है आपस में, तो उसने सी डी का एक क्लस्टर बना दिया, अब ई छूट गया। उसने वापस चेक किया, अब उसको लगा ई ना इस वाले क्लस्टर के करीब है बहुत ज्यादा, सी डी वाले क्लस्टर के, तो उसने ई को भी इसी के अंदर डाल दिया। तो एक हायरार्की बन गई, पहले सब के सब छोटे, कुछ नहीं है कि कोई किसी का क्लस्टर नहीं है, देन एक क्लस्टर बना, देन दो क्लस्टर बना, देन लास्ट वाला पॉइंट भी उसी क्लस्टर में जुड़ गया। ठीक है, तो मतलब पहले सब पॉइंट्स अलग अलग थे, मतलब छोटे थे, फिर धीरे धीरे करके बड़े बड़े होके क्लस्टर बन गए आखिर में। राइट। अब डिवाइसिव अप्रोच में क्या होता है, इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, एक तो यहाँ जगह कम है, ऐसा करते हैं 3 पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। पहले ना सारे जो आपके पॉइंट्स होंगे ना वो मिलके एक क्लस्टर बना रहे होंगे आपका, ए बी सी, ए बी सी। ये सिंगल क्लस्टर होगा, ऑलरेडी से पहले से फॉर्म होगा सिंगल क्लस्टर। यहाँ पे आपके क्लस्टर के लास्ट में जाके बना क्लस्टर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लस्टर आपका लास्ट में जाके फॉर्म हुआ है, बट यहाँ ऑलरेडी क्लस्टर बना हुआ है पहले से ही। ये सारे पॉइंट्स को ना एक ही क्लस्टर के अंदर असाइन कर देगा डिवाइसिव अप्रोच। आपने जितने पांचों के पांचों पॉइंट्स थे, तीन के तीन पॉइंट्स थे, उनको एक ही क्लस्टर बना दिया उसने। अब यहाँ से वो क्लस्टर टूटना शुरू होता है। अब उसमें ऐसे ही वो चेक करेगा कि कौन सा जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा डिसिमिलर है, मतलब जो इनसे मैच ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो उसे लगा कि ए पॉइंट है ना वो बी सी से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो उसने ए पॉइंट को अलग निकाल दिया। चलो यहाँ पे डी पॉइंट भी जोड़ते हैं एक। तो उसने ए को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो ए को इसने निकाल दिया बाहर। ठीक है, अभी भी आपके क्लस्टर के अंदर कौन कौन से बचे पॉइंट, ए बी सी। ठीक है, उसने वापस किया, अब इस क्लस्टर के अंदर वापस चेक करेगा कि वो, सॉरी, बी सी एंड डी। अब इस क्लस्टर के अंदर वापस चेक करेगा कि कौन से पॉइंट वापस डिसिमिलर है, कौन सा पॉइंट। तो बी सी डी में से उसे पता चला कि मतलब बी वाला पॉइंट बहुत डिसिमिलर है बाकियों के मुकाबले, सी डी से कंपेयर करते हुए। तो उसने बी को ही बाहर निकाल दिया, और जैसे ही वो बी बाहर निकाला, ए बी दोनों डिसिमिलर डिसिमिलर लास्ट में, तो उन्होंने अपना खुद का क्लस्टर बना दिया। तो ए और बी ने अपना क्लस्टर बना दिया यहाँ पे, सी डी ने अपना क्लस्टर बना दिया, ये ए बी, ये सी डी। ठीक है, बस ये बेसिक पता होना चाहिए था। डिवाइसिव डिवाइसिव इतना यूज नहीं करते हम, मेन इसको यूज करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो बोलना है बोल लो, मेन इसको यूज करेंगे हम, एग्लोमेरेटिव को। राइट, बस आपको बता रहा था मैं तरीका क्या होता है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स छोटे छोटे थे, स्प्लिट थे, आखिरी में जाके उन्होंने क्लस्टर फॉर्म किया। यहाँ पे पहले से ही क्लस्टर फॉर्म था, धीरे धीरे करके पॉइंट्स बाहर निकलते गए, फिर उन्होंने क्लस्टर बनाया। ठीक है, मतलब यहाँ छोटे से बड़े क्लस्टर बने, यहाँ बड़े से छोटे क्लस्टर बने, उल्टा। राइट, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा क्यों इसका नाम बॉटम अप रखा है और क्यों इसका नाम टॉप डाउन रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लस्टर बने हुए हैं, फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ कुछ नहीं बने हुए, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ। राइट, तो ये तो उसकी कुछ जनरल वर्किंग हुई कि एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव दो टाइप की होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। देन कुछ और चीजें होती है, इसमें एक फीचर होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में एक फीचर होता है, स्पेशल फीचर, इसको हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये होता क्या है, एक विजुअलाइजेशन फीचर होता है, विजुअलाइजेशन फीचर। अब आप बोलोगे विजुअलाइजेशन फीचर का क्या काम, क्या ही काम होगा हमारे उसमें, मतलब विजुअलाइजेशन फीचर से आप देख सकते हो ना, बट आप एल्बो मेथड को मत बोलो। एल्बो मेथड में अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, वो भी एक विजुअलाइजेशन फीचर है, बट वो विजुअलाइजेशन फीचर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था के मींस क्लस्टरिंग के टाइम पे। राइट, तो ये कैसे, ये क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे जो भी हो रहा है ना आपके उसमें, ये इसको एक ग्राफिकल वे में दिखा देगा, मतलब जो भी आपके अंदर मैथमेटिकल चल रहा है। अब मैथमेटिकल तो दिखता नहीं है ना, मॉडल तो आपका ट्रेन हो जाता है। अब हमें क्या पता वहां पे अंदर की तरफ क्या क्लस्टर बन के कैसे फॉर्म हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया कि ए बी मिलके इन्होंने एक अपना क्लस्टर बना दिया, फिर सी डी ने अलग रह गए, फिर सी डी ने क्लस्टर बना दिया। अब जब ये आप प्रोग्राम प्रैक्टिकली करोगे, तो वहां पे तो आपको पता नहीं चल रहा मॉडल के अंदर कैसे काम कर रही है ये सब चीजें। तो उस चीज को देखने के लिए आपका डेंड्रोग्राम है, कि मॉडल के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, मॉडल के अंदर कैसे क्लस्टर बन रहे हैं। विजुअलाइजेशन फीचर एक तरह से। ठीक है, तो ये बताता है आपका कि टू चेक हाउ,   मॉडल
इज मर्जिंग टू मेक क्लस्टर। कैसे मर्ज कर रहा है वो ताकि वो क्लस्टर बना पाए। अ, अब बोलोगे इसका क्या फायदा होगा, मॉडल तो हमारा बन गया ना, हम मर्ज देख के करेंगे भी क्या उसका, क्या फायदा हो रहा है मर्ज देखने से हमारा। इसका फायदा है, फायदा ये है कि विजुअलाइजेशन तो बस इसका एक बहाना है, मेन काम इसका कुछ और है। आप क्या कर सकते हो, डेंड्रोग्राम को ना कट भी कर सकते हो डिफरेंट हाइट्स के मुकाबले। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, 5 पॉइंट्स लेते हैं। आपका डेंड्रोग्राम ऐसा कुछ है, सॉरी, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स है आपके पास। मान लो इन 2 पॉइंट्स का आपका एक क्लस्टर बन गया, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स का आपका दूसरा क्लस्टर बन गया। फिर आखिरी में जाके इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया, जो मैंने आपको अभी दिखाया है केस में, जनरल वर्किंग के केस में, यहाँ पे जाके ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये आपका क्लस्टर 1 है, ये आपका क्लस्टर 2 है। ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बस क्लस्टर यहीं तक बने, मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट्स को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, ये वाला क्लस्टर बने ही ना, और जो मेरा क्लस्टर 2 हो ये वाला हो क्लस्टर 2। तो आप डेंड्रोग्राम की मदद से आप ये कर सकते हो अचीव। आप क्या करोगे, डेंड्रोग्राम की मदद से इस वाले पॉइंट पे एक कट लगा दोगे, कट एट दिस। जैसे आपने एक कट लगा दिया, अब आपका जो न्यू क्लस्टर 2 होगा वो ये होगा। ये क्लस्टर 1 तो यही है, ये आपका अब न्यू क्लस्टर 2 होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके देखो प्रोसेसिंग पावर भी तो बची, कुछ कंप्यूटेशनल पावर ही बची, ठीक है। ये वाला कम, अब पॉइंट्स जोड़ने के लिए, मर्ज होने के लिए आपको कुछ कंप्यूटेशनल पावर भी लगनी थी, वो आपकी वो एक तो वो बच गई कंप्यूटेशनल पावर। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आपको कितने क्लस्टर वगैरह चाहिए, राइट। तो डेंड्रोग्राम का यही काम है, तो आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड वगैरह बच जाएगी, पावर वगैरह बच जाएगी, राइट। तो ये फायदा होता है डेंड्रोग्राम का विजुअलाइजेशन के अलावा। और डिस्टेंस मैट्रिक तो इसके अंदर लगती है। अब कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, खैर वो इनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले डीबी स्कैन की तरह, डीबी स्कैन की तरह हमें इसमें भी नंबर ऑफ क्लस्टर बताने की कोई जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। डीबी स्कैन की तरह नंबर ऑफ क्लस्टर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्लस्टरिंग कर लेगा। बाद में जाके अगर आप कट कर सकते हो कि मेरे को इतना क्लस्टर नहीं चाहिए, इतना चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। और हाँ, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहा था, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है। देखो एक दो टर्म होती है वैसे तो, एक होती है डिस्टेंस मैट्रिक, लेकिन डिस्टेंस मैट्रिक से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। दूसरी जो चीज आती है वो आती है लिंकेज। क्या होती है, लिंकेज। इसमें एक टर्म होता है लिंकेज करके। अब ये लिंकेज करता क्या है, जब आप क्लस्टर्स को मर्ज कर रहे हो, मैंने जैसे आपको दिखाया, ये क्लस्टर 2 पॉइंट्स मिलके क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्लस्टर मर्ज हो रहे हैं, सॉरी पॉइंट्स मर्ज होके क्लस्टर बना रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कैसे नापी जाएगी, यूक्लिडियन डिस्टेंस से तो नापी जाएगी, बट यूक्लिडियन डिस्टेंस तो आप वो निकाल दोगे, क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। फिर वो उन्हें मर्ज करते समय डिस्टेंस को कैसे अकाउंट में लिया जा रहा है, वो आपका डिसाइड करता है लिंकेज, ठीक है। इन शॉर्ट, हाउ डिस्टेंस बीइंग measured ड्यूरिंग मर्जिंग, ठीक है। मान लो देखो आपने डिस्टेंस निकाल दी, ये आपका ए पॉइंट है, बी सी डी ई, ठीक है। आपने ए की बी के साथ निकाल दी, ए की सी के साथ, ए की डी के साथ, ए की ई के साथ, ठीक है, डिस्टेंस निकाल दी। अब आपको मर्ज करना है,
डिस्टेंस तो आपने निकाल दी वो यूक्लिडियन फॉर्मूले से, बट मर्ज के टाइम उस डिस्टेंस को कैसे लिया जाएगा, कि कैसे हमने उस डिस्टेंस को अकाउंट में लिया, ताकि हमने ये डिसाइड किया कि ए और बी को मर्ज करना है, ना कि ए और सी को। ये डिसाइड करता है आपका लिंकेज। राइट, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा लिंकेज क्या होता है। अब लिंकेज हमारे पास वैसे तो बहुत टाइप के लिंकेज होते हैं, आई थिंक 7-8 टाइप्स के लिंकेज होते हैं, बट जो प्राइमरली तीन यूज किए जाते हैं 95% टाइम्स, वो आपके तीन ये होते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका सिंगल, या फिर हम एक और बोलते हैं इसे मिनिमम लिंकेज। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। अगला हो गया हमारा कंप्लीट, या फिर हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम लिंकेज। अपोजिट है, सिंगल लिंकेज का अपोजिट होता है ये कंप्लीट लिंकेज। एंड तीसरा होता है हमारा मीन, या फिर आप बोल सकते हो एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज मतलब एक तरह से मिक्स होता है, सिंपल सिंगल लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज को अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपका मीन लिंकेज बन के आ जाता है। ठीक है, इतना ही चीज है। तो ये तीन टाइम के लिंकेज है, इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में जब जाएंगे वहां पे देखेंगे अच्छे से, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। हाँ, अब एक चीज हम छोड़ रहे हैं, वो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग की हिस्ट्री वगैरह क्या थी, कहाँ से आया ये। राइट, वो भी पढ़ना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसको ना, अगर याद होगा, हायरार्की, सबसे पहले नाम कहाँ सुना था आपने हायरार्की? आई थिंक मैं बता सकता हूँ आपने कहाँ सुना था सबसे पहले नाम। ये नाम आपने सुना होगा जब आप बायोलॉजी में वो टेक्सोनॉमी कुछ करके पढ़ते हैं, आई थिंक जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वहां पे जो एल्गोरिथम यूज हुआ था ना, वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग था। सोचो इतना पुराना एल्गोरिथम है ये। ठीक है, तो इन 1950s, 1950 के टाइम पे, जब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम नहीं करते क्लासिफाई वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, देन उसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं उसके भी बहुत सारे होते हैं। तो वही इन बायोलॉजी टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले वहां यूज किया गया था इसको। सोचो मतलब 1950 से एक तरह से ट्रेंड में है ये। देन डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था दो रिसर्चर थे आपके, लैंस एंड विलियम्स। ठीक है, जब देखो जो 1950 के टाइम क्लस्टरिंग यूज की गई थी वो आज वाली नहीं है, धीरे धीरे करके उसको इम्प्रोवाइज किया गया, हर साल बाय साल इम्प्रोवाइज किया गया, और आज जो हमारे पास है वो सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन वाला हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो इसे ओजी एल्गोरिथम है, बहुत पुराने टाइम से आ रहा है और अब तक है वो मतलब। और एक तरह से आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। ऑल्दो ये के मीन्स और डीबी स्कैन जितना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल छोटे मोटे डेटा सेट्स, मीडियम साइज डेटा सेट पे काम कर लेता है ये। जैसे कि हमने पढ़ा था ना एडा बूस्टिंग के टाइम पे, कि बूस्टिंग में एडा बूस्ट था आपका ओजी एल्गोरिथम, सबसे पहला एल्गोरिथम। वैसे ही यहाँ क्लस्टरिंग के केस में आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, जो आपका ओजी एल्गोरिथम है, सबसे पहले बना था। राइट, तो यही है मेन, इसको यही याद रखना कि फर्स्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। अगर मैं आपको सीरीज ही बताऊं तो आई थिंक सबसे पहले हायरार्किकल क्लस्टरिंग बना था, देन उसके बाद आपका के मीन्स आया था, देन आपका डीबी स्कैन आया था। यही तीन हम कवर कर रहे हैं ना अपने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो हायरार्किकल सबसे पहले आया, देन के मीन्स आया, देन डीबी स्कैन आया, ओल्ड टू न्यू। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री वगैरह। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा मैथमेटिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देख रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। जनरल वर्किंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, तो यही इसकी जनरल वर्किंग है। ये जो मैंने आपको एग्लोमेरेटिव की बताई थी ना, यही इसकी जनरल वर्किंग है। डिवाइसिव है, बट डिवाइसिव इतना यूज नहीं किया जाता, इसलिए आप मेन एग्लोमेरेटिव पे ध्यान देना। मैथमेटिकल भी मैं एग्लोमेरेटिव पे करा रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कैलकुलेट
डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट विद ईच अदर एंड मेक डिस्टेंस मैट्रिक। कोई बात नहीं, डिस्टेंस मैट्रिक समझ नहीं आ रहा, अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है एट द एंड। डिस्टेंस मैट्रिक दिखती कैसी है, पहले मैं वो बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ एक बार। आपकी डिस्टेंस मैट्रिक ऐसे कुछ दिखेगी। तो आपको सारे पॉइंट्स लिख देना है, अभी आपके पास जितने हैं। आपके पास ई तक पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई। तो आपको ऊपर की तरफ भी रख देना है, नीचे की तरफ भी लिख देना है, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे भी लिख दोगे आप, ए बी सी डी एंड ई। अब करना क्या है, पहले कर, ये आपकी डिस्टेंस मैट्रिक है, ये डिस्टेंस मैट्रिक का स्ट्रक्चर है, इसे इसे बोलते हैं डिस्टेंस मैट्रिक। अब क्या करना है, डिस्टेंस मैट्रिक में आपको भरना क्या है, कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट विद ईच अदर। पहले आप चेक करो, ए कॉलम वाइज चेक करो, फिर रो वाइज, ए टू ए, ए टू ए, ए टू ए के बीच में डिस्टेंस चेक करो। मतलब ए पॉइंट ले रखा आपने 1,2, दूसरा पॉइंट भी 1,2, ए टू ए। इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला आप ऑलरेडी पिछली क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस निकालो। अब अपने ही साथ कोई भी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी ऑफ कोर्स। तो आपको पूरा डायगोनल जीरो कर देना है, ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, डी टू डी, ई टू ई। देखो सही बात है ना, अपने ही अपने पॉइंट्स के साथ हमेशा जीरो होगी डिस्टेंस। अब कोई भी एक तरफ का निकाल दो, या तो आप नीचे वाला ट्रायंगुलर वाला भर लो या ऊपर वाला ट्रायंगुलर वाला भर लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि देखो ए टू बी यहाँ पे भी निकल रहा है, ए टू बी यहाँ पे भी निकल रहा है। तो आपकी मर्जी है, मैं ऊपर वाला तरफ का भर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो ए टू बी की डिस्टेंस निकालो। ए कितना है आपका 1,2, एंड बी कितना है आपका 2,3। लगाओ इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे आपका आएगा 1.41, 1.41 ए टू बी में। ये बी यहाँ से, ए यहाँ से। अब अगला किसके साथ करोगे, ए टू सी, फिर ए टू डी, फिर ए टू ई। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला निकाल लो, लगाना लगाते रहना और आपको मिलता रहेगा। मैंने ऑलरेडी निकाल रखी वैल्यू, 7.07, 9.9, 8.49। ठीक है, अब बी वाली लाइन में आ जाओ, बी टू ए नीचे से और बी यहाँ से। बट ए टू बी ऑलरेडी है ना, ए टू बी, बी टू ए एक ही बात है। तो जीरो के इस तरफ देखो बस, बी टू सी, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस। तो बी वाला पॉइंट लोगे और सी वाला पॉइंट लोगे। मतलब इन शॉर्ट आपको हर पॉइंट की हर किसी का डिस्टेंस निकालनी है। ए की पहले बी सी डी ई के साथ निकालोगे, फिर बी की सी डी ई के साथ निकालोगे, सी की डी ई के साथ निकालोगे, डी की ई के साथ निकालोगे, ऐसे करके। ठीक है, तो अब बी की सी के साथ निकालो, बी की सी के साथ निकालोगे आएगी आपकी 5.66, देन 8.49 बी की ई डी के साथ, फिर देन बी की ई के साथ निकालोगे 7.07। चलो बी वाला भी हो गया। अब सी वाला, सी की डी के साथ निकालो, सी की डी के साथ निकालोगे आएगा 2.83, सी की ई के साथ निकालोगे आएगा 1.41, एंड देन डी में आ गए आप। डी में बस ई के साथ बच रहा है, तो डी में ई के साथ निकाल दोगे क्या आएगा 1.41। आप इस तरह भी भर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो मैं लेकिन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बट वही चीज़ भरेगी जो यहाँ पे है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी भरी जाएगी। ए टू बी है तो यहाँ पे 1.41 आएगा, बट 1.41 ए टू बी वाला हमारे पास यहाँ पे भी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे करने की जरूरत थी नहीं हमें। तो इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ एक तरफ भरता हूँ। आपकी मर्जी, आप दोनों तरफ भर सकते हो या नीचे वाले ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू सेम हेयर। ठीक है, तो आपकी मिल गई, आपकी डिस्टेंस मैट्रिक मिल गई, इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक मिल गई। ओके, अब हम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर घुसते हैं, अपने सेकंड स्टेप पे चलो। अब करो, मर्ज कर दो उन पॉइंट्स को, मर्ज पॉइंट्स, किन पॉइंट्स को, क्लोजेस्ट पेयर, उन पॉइंट्स को मर्ज कर दो जिनका क्लोजेस्ट पेयर है। चेक करो अपने डिस्टेंस मैट्रिक में क्लोजेस्ट किसकी डिस्टेंस है, ए टू बी 1.41 क्लोजेस्ट है, सी टू ई 1.41 सबसे कम डिस्टेंस है,
D2E 1.41 सबसे कम डिस्टेंस है, बट क्लोजेस्ट चेक करना है, बट कब? जो पहले भी आ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सा आ रहा है? A2B आ रहा है। देखो, पहले हम ऐसे ही तो चेक करेंगे, पहली रो के साथ, देन सेकंड रो। तो फर्स्ट रो में तो 1.41 आ रहा है ना, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो हमने पेयर कौन सा मिल रहा है हमें? तो जो हमें पेयर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? ए एंड बी, जिसकी सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो है ए एंड बी। ये वाला पेयर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बस ये आपका पेयर क्या बन गया? आपका पहला क्लस्टर। तो आपके पास जो क्लस्टर है वो कैसे हैं अब? क्लस्टर्स कैसे बन गए आपके? ए कॉमा बी बन गया, ये आपका क्या बन गया? क्लस्टर 1। और जो आपके सी डी और ई हैं, सी डी ई, ये अभी किसी पॉइंट्स में असाइन नहीं हो रखे हैं। ए बी का तो क्लस्टर बन गया, ठीक है, ए बी का तो क्लस्टर बन गया, लेकिन सी डी ई अभी कहीं असाइन नहीं है। तो लग रहा है आपको थोड़ा? सी डी ई, रे, ठीक है। देखो ये अप्रोच लग रही है थोड़ी बहुत जनरल वर्किंग के जैसे ही, कि हमारे पास ऐसे पॉइंट थे पहले ए बी सी डी ई, ए बी को मिलके एक क्लस्टर बन गया, और सी डी अभी भी सिंगल सिंगल है। लग रहा है ना थोड़ा जनरल वर्किंग के जैसे ही? थोड़ा क्या, पूरा ही लग रहा है वो? ओके। तो ये थर्ड, वो ये आपका सॉरी सेकंड स्टेप हो गया। तो आपको क्लोजेस्ट पेयर ढूंढना था। अब क्लोजेस्ट पेयर तो मिल गया, अब आप क्या करोगे? जो क्लस्टर 1 बन गया, जो क्लस्टर मिल गया, उसका सेंट्रॉइड ढूंढ दो। सेंट्रॉइड, या फिर मीन बोल दो, सेंट्रॉइड मीन ऑफ क्लस्टर 1। ए और बी पॉइंट्स है ना इसमें, ए और बी पॉइंट्स का सेंट्रॉइड निकाल दो। मतलब ए पॉइंट क्या है आपका, चेक करो, 1,2, 2,3, 1,2, 2,3, एंड आप निकालोगे इसका एवरेज। तो 1 + 2, मतलब एक्स एक्स वाले लोगे, डिवाइड बाय 2, 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो आपका नया पॉइंट क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय 2 यानी 1.5, एंड 5 डिवाइड बाय 2 यानी 2.5, ठीक है। तो ये नया पॉइंट है। क्यों निकाला हमने अभी देखो। अब आप डिस्टेंस मैट्रिक अपडेट करोगे, नई डिस्टेंस मैट्रिक बनेगी अब आपकी। अपडेट डिस्टेंस मैट्रिक्स। जब जब क्लस्टर बनेंगे तब तक आपका सेंट्रॉइड निकलेगा, हर स्टेप के बाद निकलेगा आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। अब डिस्टेंस मैट्रिक अपडेट होके कैसे बनेगी? अब देखो, अब ए और बी आपका एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करो। अब तक तो ए बी सी डी सब अलग अलग थे, बट ए बी अब एक क्लस्टर के अंदर आ चुके हैं। तो ए बी आपका अब एक सिंगल पॉइंट है, ए बी अब मिलके एक सिंगल पॉइंट बन चुका है। तो ए कॉमा बी ऐसे होगा यहाँ पे, ये सिंगल पॉइंट है, बाकी सी डी ई अभी भी ऐसे है। सेम यहाँ पे भी ए कॉमा बी सिंगल पॉइंट है, सी डी ई। और ए बी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ए बी के अंदर दो पॉइंट है ना, इसलिए हमने मीन निकाला 1.5, 2.5। तो इसके साथ आप डिस्टेंस कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ए की अपने साथ तो आप डायगोनल में तो हमेशा जीरो डाल दो। एक यहाँ डायगोनल कौन सी होती है? ये पूरी स्लैंट लाइन जिसे कहते हैं। डी की डी के साथ जीरो होगी, ई की ई के साथ जीरो होगी। तो अब ए बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालो। ए बी क्या है? 1.5, 2.5। ए बी है 1.5, 2.5, ठीक है। और उसके सी के साथ निकालनी है, सी क्या है हमारा? 6,7। निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा आंसर। जैसे ही आपको आंसर मिले, आपका आएगा आंसर 6.37। वैसे ए बी की डी के साथ, ये ए बी आपका कौन सा सेंट्रॉइड वाला ए बी है, ये वाला, ठीक है। देन ए बी की डी के साथ निकालो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ये आपका आएगा 9.20 आई थिंक। ये आपका आएगा 7.78। मैं ऑलरेडी डिस्टेंस भर रहा हूँ, अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा उनको। ये आपका आएगा 2.83, ये आपका आएगा 1.41, ये आपका आएगा 1.41, ठीक है। और यहाँ पे डू सेम, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं सारे स्टेप्स, ठीक है। वही अगेन क्लोजेस्ट पेयर चेक करो, अगेन चेक
क्लोजेस्ट पेयर। देखो क्लोजेस्ट पेयर कौन कौन से हो रहे हैं इस बार, 1.41, 1.41, बट पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, सी वाला, सी और ई, ई यहाँ से कॉलम से सी और ई आ रहे हैं पहले, ठीक है। तो हमारा जो पेयर है वो क्या होगा, सी कॉमा ई, ठीक है। तो हमें नया क्लस्टर मिल गया। तो अब आपके जो क्लस्टर्स हैं वो ऐसे कुछ हैं। आपका क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 1 में है आपका क्या क्या है, ए कॉमा बी है, ये हम ऑलरेडी पिछले स्टेप में देख चुके हैं, ठीक है। और अब आपका सी और ई भी मिलके एक क्लस्टर बन चुका है। देन हमारा क्लस्टर 2 है जिसके अंदर सी और ई है। बचा कौन सा बेचारा पॉइंट, डी वाला। कोई नहीं, वापस अपडेट करो मैट्रिक्स। अपडेट करने से पहले आपका नया क्लस्टर बना है यहाँ पे, तो सेंट्रॉइड निकालोगे, सेंट्रॉइड निकालना है यहाँ पे, सेंट्रॉइड निकालना सीई का। सी और ई वाले पॉइंट चेक करो क्या आ रहा है सेंट्रॉइड, सी और ई, सी और ई यानी 6/6/7, नहीं 6+7/2, और ये आएगा 7+8/2। कितना आ रहा है ये, 7×6 = 13, और ये 8×7 = 15, तो ये 7.5, ये आएगा, सॉरी 7×6 = 13, ये 6.5, 6.5 एंड 7.5। तो आपका जो नया सेंट्रॉइड आ रहा है इसका वो है 6.5 एंड 7.5। सेंट्रॉइड फॉर किसके लिए, ये क्लस्टर 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। अगेन अभी सारे पॉइंट क्लस्टर नहीं बने हैं ना, ये कौन सा स्टेप था हमारा, थर्ड। तो वापस अपडेट करो डिस्टेंस मैट्रिक को, अभी डी वाला बचा है ना, अपडेट करो डिस्टेंस मैट्रिक। अब क्या हो जाएगा, ए बी आपका एक पॉइंट बनेगा, सी ई आपका एक पॉइंट बनेगा, और डी आपका तीसरा पॉइंट बनेगा, राइट। तो इस बार डिस्टेंस मैट्रिक आपकी ऐसे दिखेगी, ए कॉमा बी, सी कॉमा ई, और डी, ठीक है। इस तरह भी ऐसी, ए कॉमा बी, सी कॉमा ई एंड डी। ए की ए बी से डिस्टेंस जीरो, डायगोनल हमेशा जीरो रहेंगे, ठीक है। अब ए बी की सी ई के साथ डिस्टेंस निकालो, तो ये आएगी 7.07, ये आएगी 9.20 ए बी की डी के साथ। और वैसे ही सेम सी ई की डी के साथ निकालोगे, ये आपकी आएगी 2.12, ठीक है। यहाँ पे डू सेम, अगेन चेक क्लोजेस्ट पेयर। क्लोजेस्ट पेयर कौन सा है, सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, 2.12। 2.12 क्या है, सीई एंड डी के बीच में। तो आपका जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीई एंड डी। सीई ऑलरेडी किस क्लस्टर का पार्ट है, क्लस्टर 2 का। तो जो डी है वो भी क्लस्टर 2 के अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नया क्लस्टर 2 बनेगा उसमें होंगे आपके सी डी ई, ठीक है। ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो आपके जो फाइनल क्लस्टर्स रहेंगे वो रहेंगे क्लस्टर 1 ए कॉमा बी, क्लस्टर 2 सी डी ई, ठीक है। तो कहाँ पहले ए बी सी डी सारे स्प्लिट पॉइंट थे, अब एट द एंड जाके हमें सारे क्लस्टर मिल गए हैं, राइट। तो ये हुआ है आपका, और इसी को आप विजुलाइज कर सकते हो डेंड्रोग्राम को देखते हुए। तो डेंड्रोग्राम आपको ना, ये जितने भी हमने मैथमेटिकल स्टेप किए ये तो आपको प्रैक्टिकल जब करोगे ये सब तो नहीं दिखने वाला वहाँ पे, क्योंकि वो तो एल्गोरिथम का अपने अंदर का है सब कुछ। बट डेंड्रोग्राम की मदद से आप ये सारे स्टेप देख सकते हो। अभी हम प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, वहाँ पे देखेंगे डेंड्रोग्राम कैसे होता है, राइट। अब आती है बात प्रिडिक्शन की, बात आती है अब अगली प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ये तो यहाँ पे तो हमारी क्या हुई है, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, हमें फाइनली अपने क्लस्टर मिल चुके हैं। मेन तो प्रिडिक्शन है ना, मॉडल प्रिडिक्ट कैसे करेगा, ये उसको फाइनल क्लस्टर मिल चुके हैं, राइट। तो अब देखते हैं प्रिडिक्शन फेज। प्रिडिक्शन,
तो मान लेते हैं हमारा जो न्यू पॉइंट यूजर ने बोला है उसको हम एफ नाम देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। वो नया पॉइंट है हमारा 3,4 करके कुछ, ठीक है। हमें चेक करना है ये क्लस्टर 1 के अंदर असाइन होगा या क्लस्टर 2 के अंदर असाइन होगा ये वाला पॉइंट। कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेट करो एफ विद ऑल पॉइंट्स। डिस्टेंस करनी है, मैं डिस्टेंस लिखना भूल गया, डिस्टेंस सॉरी। ओके, मतलब आपको ए एफ बी एफ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सी एफ डी एफ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ई और एफ, यही 5 पॉइंट्स है ना आपके सारे, ठीक है। डिस्टेंस निकालना वही यूक्लिडियन वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देना, इजी, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ और ए के बीच में मान लो डिस्टेंस आपके आई 2.83, देन आपके आई 1.41, देन आपके आई 4.24, देन आपकी आई 7.07, देन 5.66, सारी डिस्टेंस मिल गई आपको, ठीक है। अब ये देखो क्लस्टर कौन कौन से थे हमारे पास। क्लस्टर 1 में क्या था आपका ए कॉमा बी, और क्लस्टर 2 में क्या था आपका, क्लस्टर 2 में क्या था आपका डी ई, नहीं सॉरी, सी डी ई, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, डू एवरेज। कैसा एवरेज, देखो इसमें ए बी है, तो ए बी वाले की डिस्टेंस निकालो, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, इनका एवरेज निकाल दो, यानी 2.83 प्लस 1.41 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा ये 1.83, 2.83 सॉरी 1.41, ये 2.12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है सी डी ई है, तो सी डी ई 4.24 प्लस 7.07 प्लस 5.66 डिवाइड बाय कितने पॉइंट है, ये 3 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 5.66 मान लेते हैं ओवरऑल आ रहा है, ठीक है। अब कौन सी डिस्टेंस कम है ये चेक करो, 2.12 कम है या 5.66 कम है, ऑफ कोर्स यार ये कम है, ये क्लोजेस्ट है, स्मॉल बोल लो क्लोजेस्ट बोल लो, ठीक है। तो स्मॉल क्लोजेस्ट किस पे आ रही है, क्लस्टर 1 पे, तो आपका जो आउटपुट होगा मॉडल का वो भी क्या होगा कि ये जो नया पॉइंट है ये क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है, ठीक है। देखो इतना इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, बहुत इजी सा फॉर्मूला था कि बस पहले डिस्टेंस निकाल दो उसके साथ सबके साथ, देन जो जो जिस पॉइंट से है उसका एवरेज निकाल दो, एंड बस आपका जो इसमें कम डिस्टेंस मिल रही है आपका वो आपका फाइनल आउटपुट है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, राइट। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल खत्म होता है। हाँ एक और चीज छूट रही है, वो है लिंकेजेस। लिंकेजेस के भी अपने फॉर्मूले होते हैं, कि जो मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस तो निकाल ली, बट मर्जिंग के टाइम उन डिस्टेंस को कैसे अकाउंट में लिया जा रहा है वो देखते हैं। अभी जो हमने मैथमेटिकल के अंदर यूज किया ना वो आपका सिंगल लिंकेज वाला मेथड है, जनरली यही यूज किया जाता है सिंगल लिंकेज, बट कंप्लीट लिंकेज भी यूज किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कब किसको यूज करना चाहिए। तो अभी पहले लिंकेजेस देख लेते हैं एक बार, तब आपका मैथमेटिकल खत्म हो जाएगा। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं जो कि है लिंकेजेस। सबसे पहले अपना पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, लिंकेजेस में वो जो कि है सिंगल, या फिर मैंने एक और नाम बताया था इसका मिनिमम लिंकेज, राइट। इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका देखो, मिनिमम नाम है तो मिनिमम का ही फॉर्मूला है। डी आपका डिस्टेंस को डिनोट करता है, ए और बी आपके क्लस्टर है, ठीक है। ए कॉमा बी आर क्लस्टर, डी आपका डिस्टेंस को डिनोट करता है। अब कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं, मान लेते हैं हमारा जो, एक बार समझाता हूँ कि जो क्लस्टर ए है वो आपका ऐसा कुछ दिखता है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, A1 1,1 करके, और B1 सॉरी A2 करते हैं, A2 करके एक पॉइंट है दूसरा, 2,2 करके, ठीक है। और बी जो हमारा क्लस्टर है वो ऐसा कुछ दिखता है, उसमें B1 करके एक पॉइंट है 5,5, एंड B2 करके पॉइंट है 6,6, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें, इस फॉर्मूले से क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस चेक करेगा हर पॉइंट के बीच में,
जिनको ये मर्ज कर सकता है, जो कि हम कर रहे थे अब तक मैथमेटिकल में, जो मैंने बताया था। मतलब मिनिमम डिस्टेंस A1 की B1 के साथ चेक करेगा, ठीक है। देन डिस्टेंस A1 की B2 के साथ चेक करेगा। देन A1 तो कर दिया हमने, फिर A2 की B1 के साथ चेक करेगा, A2 की B2 के साथ चेक करेगा। ये होगा आपका। तो यही तो किया था हमने मैथमेटिकल में, हमने सारी डिस्टेंस निकाली थी, उसके बाद कौन सा चेक किया था, क्लोजेस्ट पेयर। क्लोजेस्ट पेयर यानी मिनिमम डिस्टेंस। तो ये आपका है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मेन बस, ठीक है। तो मतलब ये चेक करता है मिनिमम डिस्टेंस के लिए मर्ज करने के लिए, मतलब ये उन पॉइंट्स को मर्ज करता है जहां पे आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल रही है। यही तो मिला था हमें, जहाँ पे आपको मिनिमम डिस्टेंस, जहाँ आपको क्लोजेस्ट पेयर मिल रहा था, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे थे, उसको आप मर्ज कर दे रहे थे। यही कर रहे थे ना हम मैथमेटिकल के टाइम पे। तो यही है इसका। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है, दो डिसएडवांटेज है वैसे देखा जाए तो। पहला है, डिसएडवांटेज की बात कर ले तो, मोर सेंसिटिव टू आउटलायर। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स है ना, तो आपको ये थोड़ा भारी पड़ सकता है ये वाला लिंकेज मेथड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आउटलायर्स को लेके। और दूसरी चीज होती है, एक टर्म होता है, ये पूछा जा सकता है, चेनिंग इफेक्ट। ये भी डिसएडवांटेज है। चेनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये तो चलो हमारे पास छोटा सा एग्जांपल था। यहाँ पे तो हमारे पास 5 पॉइंट्स थे बस। तो इसके लिए जैसे ये ले लेते हैं स्टार्टिंग में। देखो 5 पॉइंट्स थे, आखिरी में जाके 2-3 क्लस्टर बन गए। मैं 5 की जगह मान लो मेरे पे 1 मिलियन पॉइंट्स हैं, तो बहुत लंबी चेन बनने वाली है क्लस्टरिंग की। मतलब 2 पॉइंट्स मर्ज करेगा, फिर वापस 2 पॉइंट मर्ज करेगा, तो बहुत लंबी चेन बन जाएगी खींच खांच के। यही तो होगा। मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। मान लो मेरे पे इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब दो दो करके ही मर्ज करेगा, दो दो करके, दो दो करके, तो आपकी जो चेन है वो बहुत लंबी बन जाएगी, मतलब नीचे तक खिंच जाएगी पूरी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मर्ज करेगा, फिर यहाँ 2 पॉइंट्स, तो बहुत लंबी लॉन्ग चेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। अब इतनी चेन कौन बनाएगा ठीक है। तो बहुत लंबी चेन आ जाएगी आपकी। समझ गए होगे आई थिंक आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बहुत लंबी चेन जब हो जाती है ना, तो आपके बहुत सारे चांसेस है कि आपकी जो एल्गोरिथम है ना, वो क्लस्टरिंग गलत करने लग जाएगा एक तरह से। ओवरफिटिंग टाइप का केस ले सकते हैं, मतलब क्लस्टरिंग गलत करेगा। मतलब जो पॉइंट क्लस्टर 2 को बिलोंग करता होगा, उसको भी क्लस्टर 1 में डाल देगा। तो इसी को चेनिंग इफेक्ट कहते हैं, कि मतलब जब बहुत लंबी चेन बन जाती है, तो मिस क्लासिफिकेशन होने लग जाता है पॉइंट्स का। इसको हम चेनिंग इफेक्ट बोलते हैं, जब बहुत लंबी चेन बनती है, ड्यू टू लॉन्ग चेन्स, ठीक है। बस इतना सही था। अ, दूसरा हमारा कंप्लीट लिंकेज बोल सकते हो आप, या फिर हम एक और नाम देते हैं ना इसे, मैक्स लिंकेज। अपोजिट है, सिंपल लिंकेज का अपोजिट है। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, मैक्स। वहाँ पे मिनिमम था, बाकी सब सेम है। मतलब ये चेक करेगा जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी, वहां से मर्जिंग स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। जहाँ पे इसको मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे मर्जिंग कर रहे थे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मर्जिंग करेगा, ठीक है। इसका उल्टा। अब आप बोलोगे कि फायदा क्या है। फायदे ये हैं कि ये थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है आउटलायर्स पे, लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मतलब आउटलायर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते इसको, ठीक है। तो यही इसका एडवांटेज है ओवर सिंगल लिंकेज। मेन आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे लिंकेजेस के, बाकी कुछ है नहीं लिंकेजेस वगैरह में। एक में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस में मर्ज करना है, एक में मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे शायद स्प्लिटिंग वगैरह करते हैं उसमें। थर्ड होगा हमारा मीन लिंकेज, या एवरेज लिंकेज बोलते हैं इसे। मीन लिंकेज में क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ सिंगल प्लस कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। दोनों के मतलब एक तरह से जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको,
इसका फॉर्मूला कैसा होता है? फॉर्मूला ध्यान से देखना है इसका। 1/, अभी आप बोल रहे हो मॉडुलस क्या है? मॉडुलस नहीं है ये, a, b। ठीक है, ये तो डिस्टेंस a आपको पता है। ये a क्या है? टोटल पॉइंट्स इन ए क्लस्टर, मतलब ए क्लस्टर में करंटली कितने पॉइंट्स हैं वो ए होता है आपका। और ये बी मॉडुलस क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी क्लस्टर, मतलब करंटली जब आप मर्ज कर रहे हो वहां पे उस टाइम पे इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये बैलेंस अप्रोच होती है आपकी। बैलेंस्ड अप्रोच क्यों? क्योंकि ये अ, देखो एक तरह से ना ये आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है। सिंगल लिंकेज से अच्छा हैंडल कर लेता है, कंप्लीट लिंकेज से थोड़ा कम करता है हैंडल, मतलब बैलेंस्ड है। सिंगल लिंकेज तो अच्छा परफॉर्म कर लेगा आउटलायर्स के मामले में, बट उतना अच्छा नहीं कर पाएगा कि कंप्लीट लिंकेज के लेवल तक का। ठीक है, तो मतलब थोड़े बहुत आउटलायर्स हैंडल कर लेता है ये। ओके, बट अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, आई थिंक अगर आपको देख के ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं ना नंबर ऑफ पॉइंट से, तो उसी को तो एवरेज करना बोलते हैं, राइट? तो हम एक एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हैं मशीन पे, एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हैं एवरेज करने का मशीन पे। अब एक्स्ट्रा वर्क डालोगे तो मोर कंप्यूटेशनल पावर। ये तो चलो 5-6 पॉइंट्स तो ठीक है, यूज करो, बट मिलियंस में अगर पॉइंट्स वगैरह हैं आप पे, तो आपके लिए कंप्यूटेशनल में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। वो इतने बार एवरेजिंग वगैरह होगी, हर स्टेप पे एवरेजिंग वगैरह होगी, हर बार जब मर्जिंग हो रही है तब हर बार एवरेज निकलेगा, तो आपके लिए एक स्टेप बढ़ गया, एक स्टेप बढ़ गया आपके लिए। तो स्टेप बढ़ेगा तो कंप्यूटेशनल पावर भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज, और कंप्यूटेशनल पावर हमें ज़्यादा इंक्रीज थोड़ी ना करनी है। तो वही थोड़ा दिक्कत है मेन लिंकेज के साथ। अच्छी अप्रोच है, बट वो ये कि अगर ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है तो मत लगाओ इसको, राइट? तो यहाँ पे आई थिंक आपका मैथमेटिकल पूरा खत्म होता है। तो एक बार मेनली इनके फॉर्मूले देख लेना, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड मीन लिंकेज के। देन हम अपना चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, वहाँ पे आपको मैं डेंड्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे कि कैसे उनको क्रिएट किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग, या बोल सकते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले ये 2 लाइनों में पांडास और आईरिस वाला डेटा सेट इंपोर्ट कर रखा है मैंने sklearn से, ये आप बहुत बार देख चुके हो। देन यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया है स्केलिंग के लिए। ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह में अच्छी हो जाती है, फर्क आ जाता है स्केलिंग करने से, कर देना चाहिए। स्केलिंग का कोई नुकसान नहीं होता है, अगर आपने फीचर इंजीनियरिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। देन यहाँ से होता है मेन पार्ट शुरू। ये हमने क्यों इंपोर्ट किया? फ्रॉम स्काईपाई डॉट क्लस्टर डॉट हायरार्की इंपोर्ट डेंड्रोग्राम कॉमा लिंकेज। ये वाला पूरा लाइन आपकी, आपको डेंड्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर भी एक हाइपर पैरामीटर होता है लिंकेज नाम का, और ये जो ये वाला लिंकेज है ये स्काईपाई का लिंकेज है। ये वाला लिंकेज अलग है एंड ये वाला लिंकेज अलग है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर। मतलब काम दोनों का सेम है, काम सेम है, बट जो दोनों की लाइब्रेरीज हैं वो अलग हैं, एक sklearn का है, एक स्काईपाई का है। ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देन हमने यहाँ पे अपना मॉडल sklearn डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, sklearn डॉट मैट्रिक्स सिलॉट स्कोर को और मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट कर रखी है। तो ये सब बेसिक चीज़ें, इसको रन करेंगे, रन हो गया। इस वाले पूरे उसमें मैंने अपना आयरिस वाला डेटा सेट इंपोर्ट किया है, और ये आपका आयरिस ऐसा दिख रहा है कुछ। देखो सिर्फ इनपुट कॉलम है, आउटपुट कॉलम नहीं है, तो ये अनसुपरवाइज का केस है। उसका मैंने यहाँ स्केलिंग कर दी। स्केलिंग ये बेसिक कोड है, स्केलर को मैंने इनिशियलाइज कर रखा है, और स्केलर को मैंने किसके ऊपर लगा दिया, पूरा पूरे डेटा सेट के ऊपर लगा दिया, डीएफ के ऊपर लगा दिया, फिट ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, तो हमारा जो स्केल डेटा है वो ऐसा कुछ है। अब एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम हमारा अब एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब एरे के फॉर्मेट में हो चुका है, तो अब हम डेंडोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, ये वाले लिंकेज और उस वाले लिंकेज में फ़र्क देखना। अब हमने एक लिंक नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके मैंने लगाया लिंकेज। ये वाला लिंकेज स्काईपाई वाला लिंकेज है, ठीक है, जो डेंड्रोग्राम के लिए चाहिए। ये वाला लिंकेज हमने किसके ऊपर लगाया? स्केल डेटा के ऊपर,
स्केल डेटा मतलब यही आपका जो एरे ऊपर दिख रहा है, ये स्केल डेटा, यही एरे। और मेथड मैंने इक्वल टू रखा है वॉर्ड, मेथड रखा है वॉर्ड। आप मेथड में सिंगल लिख सकते हो, सिंगल यानी आपका वो होगा सिंगल लिंकेज। आप लिख सकते हो कंप्लीट, वो आपका कंप्लीट लिंकेज। आप लिख सकते हो मीन, वो आपका होगा मीन लिंकेज। और वॉर्ड आपका थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा क्या करता है आपका मतलब वेरिएंस वगैरह कम करता है, तो आई थिंक डिफॉल्ट मेथड वॉर्ड रहता है, तो आप भी वॉर्ड यूज करो, वॉर्ड सही रहता है आई थिंक। बट जैसे इंटरव्यू वगैरह में सिंगल कंप्लीट वगैरह पूछा जाता है, बट प्रैक्टिकली में वर्ड यूज़ किया जाता है जनरली ज़्यादा। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे हम, और हमें ये मिला है। और अब हम लिंक्ड को देखते हैं, लिंक्ड कैसा दिखता है हमारा। लिंक्ड भी हमें एक एरे की तरह मिला है, ठीक है, एरे की तरह मिला है ना हमारा लिंक्ड हमें। इसकी लेंथ देखते हैं इस एरे की, आई थिंक लेकिन लेंथ लगता नहीं है। हाँ 149, ठीक है, मतलब 149 लिंकेजेस हुए हैं स्केल डेटा का। 150, ठीक है, सही है। क्यों सही है ये, अभी देखो। जब भी आप मान लो मेरे पे अगर 5 डेटा पॉइंट्स हैं, ओवरऑल टोटल पॉइंट्स कितने मेरे पे, टोटल पॉइंट्स देखा जाए कितने, 5। एक लिंकेज, दो लिंकेज, तीन लिंकेज, एंड लास्ट में जाके 4 लिंकेज। लिंकेजेस कितने होते हैं टोटल, -1, 5 - 1 4, तो वही हुआ है यहाँ पे भी। ओवरऑल डेटा 150 है, बट लिंकेजेस कितने 149, एक कम होता है हमेशा लिंकेज, ठीक है। देन हमने पीएलटी डॉट फिगर करके जो भी आप करते हो, मेन ये लाइन देखो, ये तो पीएलटी डॉट एक्स टाइटल वगैरह ये सब तो बात की बात है। अब हमने डेंड्रोग्राम का यूज किया, ये भी हमने स्काईपाई से इंपोर्ट कर रखा है। पहला पैरामीटर में आप पास करोगे जो भी आपका ये लिंक्ड करके आया है, जो आपने लिंकेज के अंदर निकाला है, लिंक डालोगे। ओरिएंटेशन डालोगे आप टॉप, टॉप क्यों, आपको टॉप से नीचे की तरफ चाहिए, मतलब सबसे बड़ा, फिर नीचे 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 और स्मॉल क्लस्टर वगैरह में, ठीक है। डिस्टेंस और डिसेंडिंग, शो लीफ काउंट ट्रू, रन करोगे, ये देखो दिख रहा है आपको। सबसे पहले यहाँ क्लस्टर बना है, देन नीचे नीचे नीचे, ठीक है। तो ये आपको आपको शो कर पा रहा है कि कहाँ पे आपको, मान लो आपको यहीं पे क्लस्टर को तोड़ देना, तो आप इतने एरिया पे भी कट लगा सकते हो, पूरा इतना एरिया पे कट लगा सकते हो, ठीक है। बट वो हमारा कंसर्न नहीं है, एक बार बॉटम करके देखें। आई थिंक बॉटम नहीं होता वो, टॉप लेफ्ट बॉटम, मैंने बॉटम की स्पेलिंग गलत लिख दी आई थिंक। हाँ, ट्रिपल टी लगा दिया, माय मिस्टेक। देखो अब ये बॉटम से लेके अप्रोच वो नीचे मिल रही है। लेफ्ट लगा सकते हो, राइट लगा सकते हो, ओरिएंटेशन है कि आपको ग्राफ कैसे देखना है, आपकी मर्जी हो, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पे अपना एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग वाला डिफाइन किया है, एग्लोमेरेटिव नाम के वेरिएबल के अंदर अपना मॉडल डिफाइन कर रखा है। और देन मैंने उसको एग्लोमेरेटिव डॉट फिट प्रिडिक्ट करा है स्केल डेटा के ऊपर, ठीक है। स्केल डेटा के ऊपर लगाओगे, आपके जो क्लस्टर बने हैं उसको फिर आप कंपेयर करोगे। सिलॉट स्कोर आ रहा है 0.57, जो कि इतना बुरा नहीं है, बट हाँ बेटर भी नहीं है। ओके, अब बात आती है, चलो ये डेंडोग्राम वगैरह बनाना तो आ गया, कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है अब लिंकेजेस में, ये वाला लिंकेज क्या है। और हाइपर पैरामीटर में जाओगे ना, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के हाइपर पैरामीटर की बात कर लेते हैं। आप गूगल में सर्च करो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले आता है एन क्लस्टर। तो एन क्लस्टर आप डिफॉल्ट 2 रहता है, आप छोड़ खाली भी छोड़ दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर एन क्लस्टर, एन क्लस्टर मैंने कुछ लिखा तो है नहीं, तो वो खुद भी क्लस्टर बनाते हैं आपके, ठीक है। और आपको चाहिए तो आप अपने खुद के क्लस्टर लिख सकते हो उसके अंदर कि मेरे को इतने ही क्लस्टर चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज़ है मैट्रिक, मैट्रिक हम यूक्लिडियन रहते हैं बाय डिफॉल्ट, उसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता है मेन दिक्कत, दिक्कत बोल रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट, आपका ये लिंकेज। देखो इस लिंकेज के अंदर भी आपका होता है वॉर्ड कंप्लीट एवरेज सिंगल, जो हमने सिंगल हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं, एवरेज हम पढ़ चुके हैं। वॉर्ड, वॉर्ड क्या करता है आपका वेरिएंस, आपने ट्रेड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ पढ़ा होगा,
आई थिंक मशीन लर्निंग के स्टार्टिंग में बताया, तो आप उस वीडियो को देख के आओ, उससे समझ आ जाएगा आपको। तो ये वेरिएंस को कम करता है। बाकी ये 3 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपके लिए बेस्ट वर्ड यूज़ करना रहता है, बट कभी आपको वर्ड से नहीं मिल रही एक्यूरेसी, तो हम ये भी है कि सिंगल वगैरह भी देख सकते हैं। अब ये वाला लिंकेज और स्काई पाई वाले लिंकेज में फ़र्क क्या है? स्काई पाई कुछ फ़र्क नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या है वो दोनों में चीज़ें। अब देखो, यहाँ पे लेते हैं हम स्काई पाई वाला लिंकेज, और यहाँ पे हम लेते हैं एसके लर्न वाला लिंकेज। जो हम मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, ये मॉडल वाला लिंकेज है। दोनों का जो वर्किंग है सेम है, वर्क सेम। तो हमने अलग अलग इंपोर्ट क्यों किया है? देखो, ये वाला लिंकेज का काम है हमारे लिए डेंड्रोग्राम बनाना, ठीक है, और ये वाले लिंकेज का काम है हमारे लिए मॉडल को क्रिएट करना। अब देखो, कोड में देखो, मॉडल तो मैंने इस वाली लाइन में बनाया, 13 वाली लाइन में, ठीक है, बट हम ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं कि पहले मॉडल बना दें देन डेंड्रोग्राम देखें। हमें तो पहले देखना है ना डेंड्रोग्राम की आखिरी में क्रिएट कैसे होने वाला है वो, है ना। तो इसलिए हम इस स्काईपाई वाले लिंकेज को यूज करते हैं टू गेट प्रीव्यू। किस चीज का प्रीव्यू? हाउ मॉडल इज गोइंग टू वर्क, हाउ मॉडल इज गोइंग टू मेक क्लस्टर, सॉरी। तो हमें एक प्रीव्यू मिल जाता है कि जो एट द एंड मॉडल काम करने वाला है, वो आखिरी में करने कैसे वाला है काम। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा मॉडल सही भी होगा आगे जाके या नहीं होगा। इसलिए हम स्काईपाई लिंकेज को यूज करते हैं कि हमें एक प्रीव्यू देता है पहले ही, मॉडल बनने से पहले ही हमें एक प्रीव्यू मिल जाता है। हमें पहले ही एक डेंड्रोग्राम का प्रीव्यू मिल गया कि ऐसा वाला आपका बनने वाला है, ऐसा कुछ डेंड्रोग्राम ऐसा बनने वाला है आपका, ठीक है। एट द एंड देखो कितने क्लस्टर बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कितने सारे क्लस्टर्स हैं, ठीक है। लेंथ चेक करें, 150 क्लस्टर बन रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट का अपना क्लस्टर बन गया एक, क्योंकि हमने बॉटम टू अप्रोच ले रखी है ना। अब अपने आप अगर आप कुछ डिफाइन नहीं करोगे एन क्लस्टर्स, तो आप वो जितने क्लस्टर होंगे उतने ही बना देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो 0 से लेके 25 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के हिसाब से इसने क्लस्टरिंग कर रखी है। अब बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि आपने तो बोला था हम डेंड्रोग्राम को एक स्पेसिफिक हाइट पे कट कर सकते हैं, जिससे हम अपने क्लस्टर को लाइक क्लस्टर्स कम कर सकते हैं, कि यहाँ तो 150 क्लस्टर्स बन गए ना पूरे। जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक कोड दिया है, ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट करना है आपको क्लस्टर डॉट हायरार्की से एफ क्लस्टर, ठीक है। वही हम यहाँ पे पूरा डेंडोग्राम वाला कोड ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देना, और एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन से वाई इक्वल टू 7 पे रखना, 7 या जितने पे भी रखना है आपको, मर्जी है आपकी, ठीक है। क्लस्टर्स इक्वल टू एफ क्लस्टर लिंक्ड टी इक्वल टू 7 क्राइटेरियन डिस्टेंस। मैं रन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बाकी क्या है ये कोड। ये देखो, यहाँ पे इसने इतना कट मार दिया, इस पे कट मारा है इसने, इस हाइट पे कट मारा है। तो हमारी एक्यूरेसी आती है सिल हर्ट स्कोर की 0.40। क्लास लेवल को भी एक बार को चलो हाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, सिर्फ एक्यूरेसी देखेंगे अपनी। तो 0.40 आ रही है, ठीक है। अब मैं टी इक्वल टू 7 को टी इक्वल टू 7 की जगह 10 कर देता हूँ, राइट। तो एक्यूरेसी देखो 0.40 से 0.44 हो गई। तो जो आप यहाँ पे टी इक्वल टू 10 कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वाई इक्वल टू 10 कर देना उतना। तो आपका वहां पे दिखेगा कि मतलब ये ग्राफिकल वे दिखाने का है। तो ये 10 पे कट कर रहा है उसे, ठीक है। और 0.44 हो गई हमारी एक्यूरेसी, मतलब और कम कम हुई है, बड़ी है आई थिंक। फिर इसको एक बार मैं 5 करके देखूं, आप कर सकते हो प्लेन पैरामीटर्स के साथ। ये बस आपका डिस्प्ले के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, मेन आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 5 पे कट किया इसने, 5 पे कट करने से एक्यूरेसी कम हो गई 0.33। तो आई थिंक ऊपर ही कट करना चाहिए हमें। तो आई थिंक ऊपर कट करना चाहिए, 15 पे कट करते हैं, 15 पे कट करेंगे इस बार। 15 पे कट करने से 0.57 आ रही है, राइट।
सही तो है हमारा। तो उस हिसाब से हम यहीं पे कट कर देंगे। और यहाँ पे कितने क्लस्टर बन रहे हैं? 1 एंड 2। एक क्लस्टर यहाँ आ रहा है, एक क्लस्टर यहाँ आ रहा है। तो हम एन क्लस्टर अपने हिसाब से तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो आई थिंक अब नहीं बढ़ेगी एक्यूरेसी। 18 भी कर दोगे चाहे से, आई थिंक उतना नहीं बढ़ेगी अब। अब नहीं बढ़ेगी। 0.57 ही है ना, अब नहीं बढ़ेगी। भले मैंने यहाँ से 18 कर दिया, बट यहाँ ये 15 पे क्यों दिखा रहा है लाइन? क्योंकि मैंने ऊपर वाई के वहाँ पे स्पेसिफाई करना भूल गया। यहाँ पे भी कर देते हैं 18। ये बस आपका विजुअलाइजेशन के लिए, ये plt.axh लाइन, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए, मेन आपकी ये कर रही है जो काम कर रही है। ठीक है, एफ क्लस्टर वाली लाइन, क्लस्टर इक्वल टू एफ क्लस्टर लिंक्ड के अंदर डालोगे। टी इक्वल टू टी की आपकी वैल्यू होगी कि कितने डिस्टेंस के अंदर चाहिए आपकी, और क्राइटेरियन होगा आपका डिस्टेंस। और फिर उसके बाद हम हर बार सिलॉट स्कोर को निकाल रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारा मॉडल कितना सही जा रहा है। तो 0.57 वगैरह आ रहा है। ओके, अब आप ये सोच रहे हो कि हमें ये तो पता चल रहा है कि क्लस्टर्स की एक्यूरेसी वगैरह कितनी आ रही है, बट इस पॉइंट पे, जैसे आपको ऐसा आपको ग्राफ से देख के पता चल रहा है, इस पॉइंट पे कितने क्लस्टर बन रहे हैं जब हमने टी इक्वल टू 18 करा है? 1 एंड 2, 2 क्लस्टर मिल रहे हैं। बट अगर आपको यही कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आ गया तब चेक करना है कि कितने क्लस्टर बन रहे हैं, तो इसके लिए आप कोड लिख सकते हो, नम क्लस्टर इक्वल टू लेन क्लस्टर्स। मतलब आपका जो क्लस्टर्स कैसे होंगे, ऐसे कुछ है क्लस्टर। ठीक है, मतलब बहुत सारी वैल्यू 1 1 1 1 1 को स्पेसिफाई कर रही है, बहुत सारे 2 2 2 को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मतलब दो टाइप की वैल्यू आ रही है, या तो क्लस्टर 1 आ रहा है या क्लस्टर 2 आ रहा है। तो दो क्लस्टर हैं आपके पास, तो आपको इसके चेक कर सकते हो। आप कर सकते हो सेट क्लस्टर करोगे ना, जैसे आप कर दोगे सेट क्लस्टर्स, आई थिंक आपको पता होगा जब भी हम सेट करते हैं तो डुप्लीकेट हट जाते हैं। तो आपके पास रहेंगे बस 1 और 2। और जब इस सेट पे आप लगा दोगे लेन, तो लेंथ मिल जाएगी आपको इस सेट की। तो लेंथ की हम पे 2, तो उससे आपको मिल गया नंबर ऑफ क्लस्टर के आपके 2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि क्लस्टर्स की कितने, जिस पॉइंट पे आप कट कर रहे हो यहाँ पे, उस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं। वैसे तो आपको ग्राफ से दिख रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 क्लस्टर हो रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 4 क्लस्टर हो रहे हैं, फिर यहाँ 5 6 क्लस्टर हो रहे हैं, ऐसे करके। तो इस लाइन को एक बार नीचे करके देखते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इस लाइन को करते हैं एक बार 5 पे करते हैं, यहाँ पे भी 5 ले आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितना क्लस्टर है। अब देखो नंबर ऑफ क्लस्टर अब 5 है यहाँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और सिलॉट स्कोर भी डिक्रीज हो गया, 0.33 चले गया, कहाँ 0.57 आ रहा था अच्छा खासा। तो ये आप स्पेसिफिक हाइट पे चेक कर सकते हो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग वगैरह। और उस हिसाब से फिर यहाँ पे जैसे आपको नंबर ऑफ क्लस्टर जहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, फिर यहाँ पे आप एन क्लस्टर वाला पैरामीटर तो है ही आप पे ना, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है आपको अच्छा, तो एन क्लस्टर इक्वल टू 2 कर देना। ठीक है, ठीक है, लेंथ नहीं करना था यहाँ पे, लेंथ प्लस सेट करना था, इससे आपको क्लस्टर्स की लेंथ पर चल जाती है। ठीक है, अब फिर आप सिलॉट स्कोर निकाल सकते थे 0.577। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं आप। आई थिंक आपको समझ आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार वापस से देखोगे तो आई थिंक समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना एल्गोरिथम है ना ये। ओके, तो यही आपका डेंड्रोग्राम की सबसे मेन खासियत है कि आपको बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, राइट? तो आप हर स्पेसिफिक हाइट पे डेंड्रोग्राम कट करके देख सकते हो, और फिर उस हिसाब से अपना मॉडल बना सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें हाइपर पैरामीटर ज़्यादा है नहीं, एन क्लस्टर्स एक और एक लिंकेज है, बस ये दो ही आपके पास हाइपर पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और हाइपर पैरामीटर भी खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे कि देखो, अब हमने 3 क्लस्टरिंग पढ़ चुके हैं, हायरार्कियल, के मीन्स एंड डीबी स्कैन। तो अब हम देखेंगे कौन सा डिफरेंस बिटवीन, एक तरह से डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कौन सा कब यूज करना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, तो अब हम एक तरह से डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं जितने भी अब तक हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, ताकि आपको एक तरह से ये भी पता चले कब किसको यूज करना है, कब किसके क्या फायदे हैं, कैसे ये थोड़े अलग हैं एक दूसरे से। देखो, पहला तो अलग ये है कि हायरार्की क्लस्टरिंग सबसे पहले आया, के मीन्स उसके बाद आया, डीबी स्कैन सबसे लेटेस्ट आया। देन उसके बाद ये होता है पहला फीचर, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। देखो, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी आपको बताने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप डेंडोग्राम से चेक करके दिखा रहे हो तब अलग बात है, बट अगर आप नहीं भी बताओगे तब भी वो काम करेगा उतना।
बट के मीन्स में आपको बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है, और डीबी स्कैन में भी आपको नहीं होती कोई नीड स्पेसिफाई करने की। ठीक है, पहला ये डिफरेंस हो गया आपका। देन हमारा जो दूसरा डिफरेंस होगा ये होगा क्लस्टर शेप। देखो हायरार्कियल में भी यही है कि ये बेस्ट किसके साथ है, स्फेरिकल के साथ है। स्फेरिकल के साथ बहुत अच्छा काम कर देगा ये, बट मे बी अगर थोड़ा इरेगुलर शेप आ गए तो दिक्कत कर सकता है हायरार्कियल। और के मीन्स तो एज्यूम करता है, के मीन्स तो क्या करता है, अज्यूम करता है दैट ऑल क्लस्टर आर स्फेरिकल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसमें। ये तो अज्यूम ही करता है कि स्फेरिकल ही होने चाहिए, वरना इसमें काम ही नहीं करूंगा अच्छे से। बट डीबी स्कैन क्या है, इरेगुलर के साथ भी अच्छे से काम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। देन दूसरा आता है हैंडलिंग आउटलायर्स, तीसरा पॉइंट सॉरी, कि हैंडल कैसे कर सकते हैं आउटलायर्स को। देखो हायरार्कियल में भी नहीं कर सकता हैंडल, के मीन्स भी नहीं कर सकता हैंडल, बट डीबी स्कैन कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। और क्यों कर सकता है आपको ऑलरेडी पता है। देन हमारा नेक्स्ट है कि कौन से टाइप के डेटा पे अच्छा काम करेगा ये। देखो हायरार्किकल क्लस्टरिंग बहुत पुराना एल्गोरिथम है, तो बड़े डेटा सेट पे आप लगा नहीं सकते इसे। ठीक है, तो ये बोल सकते हो आप स्मॉल डेटा, स्मॉल सिंपल डेटा पे काम करेगा। और के मीन्स आपका लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत बढ़िया है, और डीबी स्कैन आपका मॉडरेट के लिए। डीबी स्कैन भी थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटेशनल पावर थोड़ा बढ़ जाती है जैसे डेटा बड़ा होता है, बट के मीन्स आपको बहुत फास्ट रहता है लार्ज डेटा सेट पे भी। राइट। बाकी एक और चीज़ होती है मेमोरी कंजम्पशन वगैरह, आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ मैं। मेमोरी कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है, मेमोरी कंजम्पशन। तो सबसे पहले हायरार्कियल में, देखो हायरार्कियल में ये हमने देखा भी डिस्टेंस मैट्रिक बनाता है ये। अब ये डिस्टेंस मैट्रिक ना मेमोरी के अंदर स्टोर भी करता है, तो क्या होता है, बहुत मेमोरी ज़्यादा खर्च करता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है ये। तो एक तरह से बोल सकते हैं लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड हायरार्कियल के केस में। अब के मीन्स के केस में देखते हैं, के मीन्स के केस में कम लेता है, लेस एज कंपेयर टू हायरार्कियल। हायरार्कियल से तो कम ही लेता है, ये बात है। बट अब आते हैं डीबी स्कैन पे, मोस्ट एफिशिएंट। मेमोरी के केस में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, बट वो ये, फिर आप बोलोगे मेमोरी के केस में एफिशिएंट है तो फिर लार्ज डेटा सेट पे अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाता। देखो लार्ज उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बट जब ये मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा होता है तब इतनी नहीं होती इसको स्पेस की रिक्वायरमेंट। कैलकुलेशन में पावर लगती है, कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन अलग चीज़ है, स्पेस रिक्वायरमेंट अलग चीज़ है, मेमोरी यूजेज। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है मेमोरी कंजम्पशन वगैरह, मेन आपको बस वही था कब कौन से डेटा पे यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे को इसमें व्हेन टू यूज़ व्हेन नॉट टू यूज़ बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, सारा कुछ तो बता दिया मैंने ऑलरेडी। कि जब आपके पास क्लस्टर शेप इरेगुलर हो तो डीबी स्कैन यूज़ करो, स्फेरिकल है तो के मीन्स या हायरार्कियल कर लो, आउटलायर है डेटा में तो डीबी स्कैन करो, नहीं है तो के मीन्स वगैरह कर लो, बड़ा डेटा सेट है तो के मीन्स कर लो, छोटा है तो हायरार्कियल कर लो, डीबी स्कैन मॉडरेट डेटा पे लगा लो। बस ये व्हेन टू यूज़ व्हेन नॉट टू यूज़। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हायरार्कियल क्लस्टरिंग खत्म होता है। अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, बट नहीं, इसके बाद हम सीधा अपनी MLOps सीरीज स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है कि मैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में देख रहा था क्लस्टरिंग के, तो ज़्यादातर उसमें रिकमेंडर सिस्टम थे। क्लस्टरिंग के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स लगते हैं मेरे को वो रिकमेंडर सिस्टम होते हैं। बट हमने NLP पढ़ी नहीं है, तो जब तक हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी है, आपको रिकमेंडर सिस्टम बनाने का मतलब लाइक कुछ वो सेंस नहीं बनता है ना। NLP के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हो। तो तब तक के लिए आप बस ये याद रखो कि कैसे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कोड वगैरह क्या होता है इसका। आगे जाके हम बनाएंगे क्लस्टरिंग का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगली वीडियो से हम अपना MLOps की सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।